हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी के उपलब्धियों को नहीं गिनाते, बल्कि हम उसके जाति को गिनाते हैं। हम कभी यह नहीं कहते कि जो व्यक्ति अपनी जाति को एक किनारे रखकर और उन सारे आंकड़ों को हवा बताकर एक झटके में जमींदारी प्रथा को खत्म कर सकता है, उसकी राजनीतिक समझ और समाज के प्रति सोच कैसी रही होगी। हम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक ने लिखा है कि जब श्री बाबू जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कदम उठा रहे थे, तब बिहार में जितने बड़े जमींदार थे उनमें से लगभग 80% उनकी अपनी जाति से आते थे। अब आप सोचिएगा कि उस समय किसी मुख्यमंत्री के ऊपर या फिर किसी भी राजनेता के ऊपर उसके अपने समाज का कितना बड़ा दबाव होगा, लेकिन इन सभी दबावों को हवा बताकर श्री बाबू ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कदम उठा दिया। एक और उदाहरण है जिसे आप सच में सामाजिक न्याय का बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। आज के समय में झारखंड का देवघर, जहां सावन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, उस मंदिर में दलित जातियों का प्रवेश निषेध था। मतलब कि उस मंदिर में दलित व्यक्ति को पूजा करने की आजादी नहीं थी। श्री कृष्ण सिंह ने दलितों के मंदिरों में प्रवेश को लेकर एक अभियान चलाया और उनके इसी अभियान के कारण प्रसिद्ध देवघर के मंदिर में दलित जातियों के प्रवेश का रास्ता खुला। हम जितना सोच रहे हैं उतना आसान भी यह सब कुछ नहीं था। जब श्री बाबू ये अभियान चला रहे थे, तब उनके अपने परिवार के लोगों ने उनसे दूरी बना ली। उनके अपने गांव के लोगों ने श्री कृष्ण बाबू का विरोध किया, लेकिन वे दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर अडिग रहे। आज श्री कृष्ण बाबू की जन्मतिथि है और इस मौके पर सबसे पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री और आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाने वाले श्री बाबू को नमन रहेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। जब पूरा भारत जमींदारी प्रथा के पैरों तले रौंदा जा रहा था, तब बिहार में कोई नेता जमींदारी प्रथा को खत्म करने की योजना बना रहा था। शायद आज के समय में आपको आसान लगे, लेकिन उस समय कोई इसके बारे में इतनी आसानी से सोच भी नहीं सकता था। उस समय जमींदारों के सहारे ही सारे राजनीतिक दल और सारे राजनेता चल रहे थे। श्री कृष्ण बाबू ने जब जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज उठाया, तब उनके अपने खासम खास समझे जाने वाले लोग भी उनके विरोध में खड़े हो गए। हम हर बात खुलकर कहना चाहते हैं और इसीलिए फिर से बोल रहे हैं कि अभी एक सच्चाई है कि उस समय की राजनीति में जातीयता सबसे प्रमुख था। श्री कृष्ण बाबू और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री श्री अनुग्रह बाबू के बीच मनमुटाव की कहानी पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जाति को एक किनारे रखकर उस समय एक झटके में जमींदारी प्रथा को खत्म करने का निर्णय लेना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। श्री कृष्ण बाबू ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया और बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। बिहार ने समूचे भारत को रास्ता दिखाया कि अगर वाकई में सामाजिक बराबरी कोई भी राज्य चाहता है, तो उसे सबसे पहले जमींदारी प्रथा को कुचलना होगा। पूरे भारत ने बिहार के इस फैसले से सीखा। जब पूरे भारत में दलित जातियों के मंदिर में प्रवेश को लेकर लड़ाई चल रही थी, तब श्री कृष्ण बाबू ने खुद लाठी खाते हुए देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम में दलितों का प्रवेश शुरू कराया। आज हम जिस आईएएस और आईपीएस पर अभिमान करते हैं, इससे भी श्री कृष्ण बाबू की एक कहानी जुड़ी है। बताया जाता है कि 1946 के अप्रैल महीने में सरदार पटेल, जो उस समय केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, उनके साथ देश के सभी राज्यों के प्रधानमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। आपको यहां एक और चीज बता दूं कि उस समय राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री या प्रीमियर कहा जाता था तथा गृह मंत्री को स्वराष्ट्र मंत्री कहा जाता था। उस सम्मेलन में सरदार पटेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को लेकर अपना विचार रखा। सरदार पटेल ने जैसे ही अपना विचार रखा, तो अधिकांश राज्यों के प्रधानमंत्रियों ने इसका खुलकर विरोध किया। कुछ राज्यों के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहे, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन उसी समय बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सरदार पटेल के पक्ष में खड़े होकर इसे जरूरी बता दिया। उन्होंने कह दिया कि यह देश का जो संघीय ढांचा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य राज्य चाहते थे कि यह सब कुछ राज्य के स्तर पर हो, इसका निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए। आप सोचिए कि आजादी के समय बिहार का कोई मुख्यमंत्री बिहार में आजाद भारत का पहला खाद कारखाना, सिकंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना स्थापित करा सकता है, और आज की सरकार बस उसे ठीक से चला नहीं सकती है। आजाद भारत की पहली रिफाइनरी जो बरौनी में स्थापित हुई, उसे कौन नहीं जानता होगा। कैसे बिहार अपने भविष्य को
स्वर्णिम बना रहा था, यह फैक्ट्रियां इसी चीज को बताती हैं। HEC और हिंदी में पूरा नाम भारी उद्योग निगम एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना था। बरौनी में डेयरी से लेकर बोकारो का स्टील प्लांट। हमारे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बात की सरकारों ने बिहार को कुछ देने की बजाय उल्टा इससे वापस छीना। कुछ चीजें बिहार और झारखंड के बंटवारे में झारखंड के पास चली गई और आज हम इसी चीज का दुख रो देते हैं कि जितनी खनिज संपदा थी वो झारखंड में चली गई। लेकिन अगर वाकई में इच्छा शक्ति होती तो हम बिहार को उसके स्वर्णिम काल में पहुंचा सकते थे। अब जाते जाते अंतिम में एक खास चीज आपको बताते हैं जो हमें भी कहीं पढ़ते हुए मिला। कहा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब पूरे देश में सिर्फ 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो उन्हें तुम कहकर बुलाते थे। एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के थे तो दूसरे बिहार के श्री कृष्ण बाबू। एक और बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री नेहरू से श्री कृष्ण बाबू की करीबी और दोस्ताना रिश्ते का ही असर था कि बिहार को आजादी के तुरंत बाद वह सब कुछ मिला जिसके लिए अन्य राज्य तरसते रहे। लेकिन बिहार ने अपनी इस विरासत को संभालने में रुचि नहीं दिखाई या यहाँ के नेता सिर्फ बिहार को लूटने के लिए काम करते रहे। अब वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।